जब भी उनकी जाति की बात आती है तो वो तलवार उठाने को तैयार हो जाते हैं। एवं अब तक मैम हम अंतर जातीय विवाह को लोग स्वीकार नहीं कर पाए हैं मैम। तो इसके लिए जो हम युवक है, हम जो आज की युवा पीढ़ी है, हम इसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं अपने ओर से। थैंक यू सुमित जी, बहुत अच्छी बात रखी आपने। तो इतने समाज का पुनर्निर्माण, ये जो बड़ा प्रवाह चला था समाज सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय भी थे और बड़े बड़े समाज सुधारक थे। जैसे अपने समाज में सती प्रथा थी और बाल विवाह प्रथा थी और विधवा होने के बाद जो सर मोड़ देने की बातें और बहुत सारी बातें थी कि विधवा स्त्री को कितना कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ता था। तो अपने समाज की ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए कई सामाजिक कार्यकर्ता सामने आए थे। जैसे यानी महाराष्ट्र के भी बहुत लोग थे जिन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के काम किए। अब समाज में पूरा समाज जो समाज से बहिष्कृत था वो तो अलग ही रहा। समाज यानी हमारा आम समाज जो उच्च वर्ण समाज था या अछूत जातियों को बाजू रखकर जिसको जोड़ा जाता है। अब मैं एक घटना बताऊंगी। मैं अपने पड़ोस में जो ओबीसी समाज की थी और बहुत धार्मिक थी और गजानन महाराज की सेवा करते थे। गजानन महाराज का जो प्रसाद होता था उस गांव के लोगों को सभी जाति धर्म भूलकर उनको आमंत्रित किया जाता था, प्रसाद खिलाया जाता था। मैं यहाँ बैठी, मेरे बाजू में एक जो आयोजक थी उनकी बहन की बेटी बैठी और वो मुझे बहुत अच्छे से बताने लगी कि देखो हम गजानन महाराज को मानते हैं ना, हम जाति भेद नहीं मानते, हम किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं लेकिन 4 जाति छोड़कर। जो 4 जाति है ना, महार, चमार, मेहतर और मातन। महार, चमार, मेहतर और मातन, ये 4 जाति छोड़ के हम, ये तो आर्य समाज का भी है ना कि जाति एकता की बात है, अंतर जाति विवाह करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं कि अछूत जातियों में भी शादी कर लेंगे, उनको तो बाजू रखा जाता है। तो यहाँ समाज कल्याण की भी बात हुई तो इन लोगों तक वो कल्याण की बात नहीं पहुंची या कल्याण की जो कार्यक्रमों में इनको नहीं जोड़ा गया। इसलिए उत्तर भारत में अभी भी जाति भेद पूरी तरह से जागरूक रूप में है और वैसा ही माना जाता है। और भले ही हम राजनीति में तो जैसे वोट बैंक के लिए समाज को जोड़ दिया जाता है, समाज के कुछ प्रमुख लोगों को ले लिया जाता है, समाज के जो नेता हैं, मुखिया हैं, जो समाज को अपने पीछे चलाते हैं, ऐसे मुखिया लोगों के कंधे पे हाथ रखना, उसको घर में बुला के चाय पिलाना, अरे आप तो हमारे हो, हम तो आपको अपना मानते हैं, आप हमसे जुड़िए, हम तो सामाजिक एकता लाना चाहते हैं। इस तरह वोट बैंक के रूप में तो पूरे समाज का उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन अगर कोई समाज को जोड़ना यानी पूरी तरह से, जैसे कि आना जाना खाना पीना, तो वो जरा कठिन होता है। मैंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब प्राध्यापिकाएं मुझे अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित करती थी तो बड़े प्यार से डाइनिंग टेबल पे बिठा के खिलाती थी और हम स्टाफ में 13 प्राध्यापिकाएं थी, तो एक एक के घर में एक घर वाली प्राध्यापिका और बाकी 12 हम उसकी मेहमान बनती थी। और जब मैंने अपने घर में बुलाया तो केवल 3 प्राध्यापिका आई थी, जिनमें एक ब्राह्मण थी, उस दिन उसका उपवास था। और ओबीसी की 2, एक श्रीवास्तव मैडम थी और एक मैडम जो कुणबी समाज की थी। उन 2 महिलाओं ने मेरे घर खाना खाया था और मैं इतना सारा बना, गुलाब जामुन, पुलाव, ये हमने किया कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी वैसे ही बनाएंगे। कितना कैसा लगा, और सब एक साथ नहीं आने वाली थी, वो भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, इस तरह से, और हम राह देखते रहे। तो बड़ा दुख हुआ था। और जो मन में दुख होता है तो फिर वो लेखन में आ ही जाता है कि क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों मन में भेदभाव रखा जाता है, नहीं रखना चाहिए। अब हाथ का छुआ पानी ऑफिस में तो पी लेते हैं लेकिन हमारे घर में आके नहीं पीते हैं, तो वो तो बहिष्कृत होने वाली बात है ना। पूरी तरह जुड़े ही नहीं, दिल से नहीं जुड़े, मानसिकता से नहीं जुड़े, तो समाज परिवर्तन कहाँ आएगा। तो मेरी कुछ रचनाएं, कुछ जो घटना, आप भाई साहब राठौड़ जी के प्रश्न का उत्तर जब ये अधूरा रह गया था, मैं लिखूंगी कि एक टाइपिस्ट ने जब मेरी आत्मकथा के अंश को टाइप किया था
तो जिस समय मैं किचन में चूल्हे के पास बैठ के सब्जी रोटी खा रही हूँ और तात्पर्य जी आते हैं नाराज़ी के साथ, वो कोई बात से नाराज़ हैं, उनकी नाराज़ी मेरे साथ निकलती है, उन्होंने मेरे सामने रखी थाली को ठोकर मार दी लात, और वो सब सब्जी रोटी बिखर गई। और मैं इतना जानती थी कि अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने उस सब्जी रोटी को उठा के प्लेट में रखा और उसमें से एक टुकड़ा उठा के खा लिया कि अन्य का अपमान ना हो, यानी उसको खाना, यानी उसको सम्मान दिया। तब तक मेरी आंख में आंसू बहने लगे थे। इस घटना को टाइप करने वाले की आंख में आंसू आ गए कि कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। मैंने तो अपनी बात लिखी, इसलिए नहीं कि यानी दूसरों के भी आंख में आंसू आए, बल्कि इसलिए कि वो मेरे लिए बड़ा दुख का प्रश्न था। तो ऐसी कुछ बहुत सी बातें जीवन की हैं, कुछ इतनी भी खराब हैं कि उनको लिख नहीं पाई। और अभी आग्रह है कि आत्मकथा शिकंजे का दर्द भाग 2 आना चाहिए, क्योंकि ये 2006 तक का कथा विवरण है। उसके आगे आज हम 25 में हैं। आज तक क्या परिवर्तन आया? अभी तो बहुत कुछ परिवर्तन आया है। मैं यहाँ आ रही हूँ, इतने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, विद्यार्थियों से मिल रही हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न है सुमित जी कि नई पीढ़ी के बच्चे क्या अपना योगदान दे सकते हैं, समाज से जाति भेद मिटाना चाहिए। अब काम है, आप देखेंगे बम्बई जैसे शहर में जिनको नौकरी नहीं मिलती है, वो ओबीसी समाज के लोग, सुनार जाति के लोग, वो भी सफाई का काम करते हैं। नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। वो ऐसा है कि आजकल वो जो मलमूत्र उठाने वाली बात तो नहीं रही है, वो जो ड्राई सिस्टम है वो ख़त्म हो गया, फ्लश सिस्टम है। तो पानी डाल दो, धो दो, कौन सी गंदगी की बात है, और नहा धो लो, घर में सब कुछ ठीक होता है। तनख्वाह है, रोटी है, रोजी रोटी है। इस तरह की बात में अभी अनेक महाराष्ट्र में, नागपुर में भी जो रेलवे में नौकरी करते हैं ना, सब एक जाति के लोग नहीं हैं, दूसरी अदर कास्ट भी है, लेकिन वो नौकरी करते हैं, लेकिन जाति भेद फिर भी रखते हैं कि हम इसमें पैदा नहीं हुए, काम तो कर रहे हैं। तो जाति कर्म से नहीं, जन्म से जुड़ी है, जो कभी जाती ही नहीं है, मरने के बाद भी नहीं जाती। तो नई पीढ़ी का मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि इतने शिक्षित नहीं, उतना बहुत ज़्यादा मत करो कि अपने समाज में विरोध हो, यथाशक्ति समाज को जागरूक करने का काम करें। थैंक यू। और मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका कोई ना कोई एक सपना है जो कि मन ही मन वो उसको अचीव करना चाहते हैं। आपके अंदर भी जब आप ग्रेड 8 ग्रेड 9 में थी तब आपका भी ये सपना था कि आप मतलब एक ऑथर बने एंड फेम हो, सब आपके वर्क को जाने एंड ऑल ऑफ दिस। सो यू बिलोंगिंग फ्रॉम अ प्लेस लाइक उत्तर प्रदेश जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, एंड उसके बाद भी आपके विवाह के बाद भी आपने ये सब काम मतलब ऐसे रखा। आजकल के माहौल में ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि अगर ऐसे सिचुएशंस किसी के ऊपर अब गुजरे तो वो बहुत आसानी से क्विट कर सकते हैं। तो मैम इतना पैशन और इतना ज़ील ये आया कहाँ से, मतलब कैसे? रुक जाइए। हाँ, मैं आपको बताऊँ अपनी स्थिति पर बैठी कि जब गांव, बहुत छोटा गांव होता है, 5वीं कक्षा तक तो मतलब कन्याशाला थी, उसके बाद कोई एजुकेशन था। और मैं 5वीं के बाद 6वीं 7वीं 8वीं मिडिल स्कूल, 9वीं 10वीं 9वीं 10वीं 11वीं, ये मैट्रिक तक, बस यहाँ तक। जब मैं मैट्रिक कर रही थी तो मुझे आगे पढ़ना है, ये अभिलाषा थी। क्या विषय लेंगे, साइंस या आर्ट्स से, वो सब मैं नहीं जानती थी, बस पढ़ना है। और जब मैं बीए कर रही थी तो मुझे नहीं पता था कि इसके आगे एमए भी होता है, क्योंकि जानकारी ही नहीं थी। भाई लोग भी थोड़ा ही पढ़े थे, कोई मैट्रिक कोई नॉन मैट्रिक। और बहन तो मेरी बड़ी 2 बहनें, एक बहन तो पढ़ी ही नहीं, बड़ी बहन, क्योंकि वो घर का काम करना है, बहन भाई को संभालना है। दूसरी बहन सिर्फ 4वीं कक्षा पढ़ी थी। और गांव में ऐसा कोई माहौल नहीं था कि कोई हमको जानकारी दे कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो मुझे जानती नहीं थी कि बीए के बाद एमए भी होता है। तो जब कॉलेज में हमारे शिक्षक थे डोंगरे जी, डॉक्टर प्रकाश डोंगरे, वो हमको हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। वो हमको कभी कभी बीच में कविताएं भी सुनाते थे, तो उसका बड़ा मन में प्रभाव रहता था। और वो उन्होंने एमए किया है इटारसी से। जब ये मुझे मालूम पड़ा था तो मैंने सोचा था मैं भी एमए करूँगी।
और एक अभिलाषा, जैसे आपने कहा सपना, मैं देखती थी हमारे गांव में जो छोटे डॉक्टर होते हैं, उनकी एक दो अस्पताल में नर्स होती हैं, वो बड़े सफ़ेद कपड़े सुंदर पहनती हैं, बड़ा अच्छा सा केप लगाती हैं। उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जैसे आसमान की परी उतरी हो और वो समाज सेवा करती है, सबको इलाज करती है। तो मेरा सपना था मैं भी नर्स बनूंगी। यही मेरा सपने की शुरुआत कि मेरी नानी से मैं कहती थी कि मैं नर्स बनूंगी। तो मेरी नानी कहती थी, अरे वो तो डिलीवरी का काम करती हैं, करवाती हैं, वो तो अच्छा काम नहीं है, तुम तो अच्छी कोई बड़ी नौकरी करना, अच्छी टीचर बनना। तब मैं कहती थी नहीं, टीचर नहीं, मुझे नर्स बनना है। ये सपना था। फिर जब मैं नागपुर आ गई और काफ़ी अच्छा माहौल मिला लिखने पढ़ने का, लोगों से जुड़ने का, तो फिर ये मेरा सपना इस तरह बना कि टीचर ट्रेनिंग ली, बीएड किया और शिक्षिका बन गई। और जब मैं हाई स्कूल की टीचर थी, तब मैंने एमए करना शुरू किया, प्राइवेट एमए। और वो भी मध्य प्रदेश के सिलेबस से महाराष्ट्र का थोड़ा कम रहता है। बहुत आसानी से फर्स्ट क्लास मेरा एमए हो गया। और एमए के बाद फिर मुझे पीएचडी करना है, ये मेरा सपना बन गया। और उस समय मैं नौकरी कर रही थी और मेरे स्कूल के जो शिक्षक थे उन्होंने परमिशन नहीं दी कि आप बीए बीएड हो, आप हाई स्कूल में टीचर हो, आपको एमए की क्या ज़रूरत है। एमए की परमिशन नहीं दी। तो मैंने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी, मुझे एमए करना है, ये मेरा सपना था। और फिर क्या हुआ कि जो हमारे शिक्षक थे शंकर राव सुपारी जी, अब तो नहीं रहे, जो हमारे ये थे प्रधानाचार्य, हाई स्कूल के जो मुख्य, क्या कहेंगे उनको, मुख्य हेडमास्टर, तो उनकी बेटी को अंग्रेजी में एमए करना था। और मेरे 7 साल से मेरी एप्लीकेशन जा रही थी। सर ये यथार्थ है कि 6 साल से मैंने हर साल एप्लीकेशन देती थी कि मुझे प्राइवेट हिंदी साहित्य में प्राइवेट एमए करना है, और हमेशा उनका विरोध होता था, उसको फाइल को वापस कर दिया जाता था। जब 7वें वर्ष में उनकी बेटी को अंग्रेजी में एमए करना था, तो बेटी को तो परमिशन देना है, और मेरी 6 साल से फाइल जुड़ गई है, तो मुझे भी हिंदी साहित्य में एमए करने की परमिशन दी गई। और उनकी बेटी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा दी, मैंने हिंदी साहित्य में एमए की परीक्षा दी। वो बेटी अंग्रेजी में पास नहीं हो सकी, और वो मराठी की प्राध्यापिका थी हमारी स्कूल में, यानी हेडमास्टर की बेटी, और मैं अंग्रेजी में एमए प्रथम श्रेणी में पास हुई। और जैसे ही एमए हुआ, मैंने कहा अब तो मैं पीएचडी करूँगी। ये उच्च शिक्षा का मेरा सपना था। पता नहीं क्यों एक अंदर से ही था कि मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है, जैसे यही मेरे जीवन की प्रगति का सोपान था। आपको मैंने नहीं बताया, मैं अक्सर बताती हूँ, जब मैं मैट्रिक की परीक्षा दी, पास हो गई, और फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन होना था, मेरी पढ़ाई रोक दी गई। लड़की कॉलेज नहीं जाएगी, कॉलेज में लड़के आते हैं, बहुत स्वतंत्रता का माहौल होता है। मैं अपने गांव की बात बता रही हूँ, मध्य प्रदेश का एक छोटा गांव बनापुरा, सिवनी मालवा, वहाँ कितना नैतिक दृष्टि से भी लड़कियों की सुरक्षा देखी जाती है, कॉलेज में नहीं भेजेंगे। मैंने खाना पीना छोड़ दिया, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, मर जाऊंगी लेकिन कॉलेज में जाऊंगी, मुझे पढ़ाई करना है। और 3 दिन तक जब खाना नहीं खाया, पानी पीती रही, उल्टियाँ करने लगी, तो माँ ने कहा लड़की मर जाएगी, देखो कुछ तो करो। तो पिताजी ने कहा ठीक है, मेरे बड़े भाई से कहा जा इसका एडमिशन करा दे कॉलेज में, और मेरे कॉलेज में जाना शुरू। थैंक यू। तो ये बहुत सी ऐसी बातें हैं, कहीं लगन भी होना चाहिए, कहीं दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। अक्सर लड़कियां पढ़ रही हैं, शादी हो जाती है, शादी के बाद पढ़ना छोड़ देती हैं, भले ही घर का माहौल अच्छा हो, ससुराल का, उनके अंदर वो लगन भी नहीं होती है। तो सभी आगे बढ़ना चाहिए, अपने सपने पूरा करना चाहिए। थैंक यू।